दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करते चले गए और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सफ़र के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने अंग्रेजों का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। ये किस्सा कुछ यूं हुआ कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अपने बिजनेस सेंटर बनाए और अपना कारोबार शुरू कर दिया था। इन्हीं इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, बम्बई और पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर बने बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई इंडिपेंडेंट कारोबारी भी उस इलाके में मौजूद थे। उन्होंने मुगल सरदारों से मिलकर अपने लिए वही बिजनेस अथॉरिटी हासिल कर ली जो अंग्रेजों के पास थी। जब ये खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड जॉर्जिया चाइल्ड के गुस्से की हद न रही। उसे ये मंजूर नहीं था कि उसके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जॉर्ज चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता दिखाई देता है। उन्होंने यानी जॉर्ज चाइल्ड ने भारत में मौजूद कंपनी के ऑफिसर से कहा कि वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाज़ों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। यही नहीं प्यारे दोस्तों, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भारत भिजवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर ले। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंगे चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या फिर उसकी दिलेरी कि वो 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यही से पैदा होता था। माली तौर पर उसे तकरीबन वही पोजीशन हासिल थी जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब आलमगीर के दौर में सल्तनत की बॉर्डर काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, बादशाह औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर तजुर्बाकार हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ तो बम्बई में मौजूद अंग्रेजी कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इसके जवाब में मुगलों के एक मंत्री अल बाहर सिद्दी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बम्बई तट की घेराबंदी कर ली। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बम्बई शहर में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपनी किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा है। वो लिखते हैं कि सिद्दी याकूत 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली।
हैमिल्टन के मुताबिक सिद्दी याकूत ने किले से बाहर अंग्रेजों के इलाके लूटकर वहां मुगलिया झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला गया। बाकियों के गले में जंजीरें पहनाकर उन्हें बम्बई की गलियों से गुजारा गया। बम्बई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गया और उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनाकर कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेज व्यापारी, सिपाही, पादरी और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से भारतीय यहाँ रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। यही आबादी भागकर किले में पनाह लिए हुए थी और किला सिद्दी याकूत के घेराबंदी में था। जल्द ही खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने भी हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बम्बई के मौसम का शिकार होकर एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुपके से भाग निकलते, यानी अंग्रेज चुपके से किले से बाहर निकलते और सीधे जाकर सिद्दी याकूत से जा मिलते और रहम की भीख मांगते। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई लोग धर्म बदलकर मुसलमान तक हो गए। सिद्दी याकूत अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद ये थी कि जल्द ही किला पके हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा। इसीलिए सिद्दी याकूत दूर से ही गोलीबारी करना उन्होंने जारी रखा। ऐसे ही हालात देश के पूर्व में भी बने, जहां बंगाल के सूबेदार शाइस्ते खान के दस्तों ने हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आवाजाही के सभी रास्ते बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो जल्द खत्म हो गई और दोनों गुटों ने सुलह भी कर ली, लेकिन बम्बई में ये सिलसिला 15 महीने तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगजेब आलमगीर के दरबार में भिजवा दिए ताकि वहां हार की शर्तें तय कर सके। उन दूतों के नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्रामना आर थे। ये कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक पहुंचने में कामयाब रहे। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे थे, सिर सीने पर झुके थे और हुलिया ऐसा कि किसी देश की राजनीतिक प्रतिनिधियों की जगह वो फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म सुनाया गया। बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जुर्म को कबूल किया और माफी मांगी। फिर कहा कि उनका जब्त किया गया कारोबारी लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सिद्दी याकूत को बम्बई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करे, आगे से वफादार होने का वादा करे और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख यानी जो हेड था जॉर्जिया चाइल्ड, वो भारत छोड़ दे और दोबारा वो भारत कभी ना आए। अंग्रेजों के पास ये तमाम शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सो उन्होंने कबूल कर लिया कि वापस बम्बई जाकर सिद्दी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेराबंदी को खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीनों के बाद रिहाई मिली। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बम्बई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जंग के बाद 60 से ज्यादा लोग नहीं बचे थे। बाकी तलवार और महामारी का शिकार हो गए। आने वाले साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उस शर्मनाक जंग के किस्से को ब्रिटेन की जनता तक ना पहुंचने दिया जाए। जॉन हम्टिन ने 6 साल बाद जब इस जंग के बारे में लिखा तो अंग्रेजों के हार जाने की वजह मुगलों की धोखेबाजी बताया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। हम्टिन ने अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों के बहादुरी के किस्से बताए हैं, जिसने 10 गुना बड़ी फौज का डटकर सामना किया। यही नहीं, वो दावा करते हैं कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि सिद्दी याकूत की हार हुई थी।
यही नहीं, उन्होंने मुगल दरबार में अंग्रेज दूतों के साथ किए गए बर्ताव को भी गायब कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसके छपने में 40 साल लग गए। इस वाक़ये को इतना ज़्यादा वक्त बीत चुका था कि उस वक्त इस किताब को ज़्यादा तवज्जो ना मिल सकी। और दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि बादशाह औरंगज़ेब अगर अंग्रेज़ों को माफ़ी ना देते और उन्हें भारत से निकाल कर बाहर कर देते तो आज हमारे भारत का इतिहास क्या होता। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।